हमारी जो यूनिट है बीआरएफ के अंदर वो हमारी बेसिकली 4 यूनिट्स आने वाली है। ओके, इन्हीं 4 यूनिट्स में से एक सिंगल क्वेश्चन बन के आएगा जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, करीब करीब 8 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसके अलावा इन 4 यूनिट में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या रहेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमारे पास में आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। ठीक है, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसी यूनिट को टारगेट करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो आने वाली वीडियोस रहेंगी उनके अंदर मैं आपको ये सिलेबस कवर करा दूंगी विद इन एन वीक, और कुछ ही वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कुछ इस तरीके से कराने वाली हूँ कि आप अपने एग्जाम में ईजिली इनको लिख पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत डीप में तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ाऊंगी कि आप मेरे से थोड़ा सा वीडियो देखकर, मेरी वीडियोज़ देखकर कि आप अपने इनको दोबारा से जब रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे से इसको लिख पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, एक्ट की ही बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ सेक्शंस आते हैं। तो आपके एग्जाम में आपको सेक्शंस लिखने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ़ आपकी जो लर्निंग पावर है बहुत अच्छी है तो आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि नहीं कर सकते, करना चाहो तो कर सकते हो और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर ये सब कुछ आता है। ये जो पॉइंट्स है आपके, ये बेसिकली जो आपके यूनिट्स है वो इन्हीं से मिलकर ही बनी हुई है। ठीक है, तो आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, जो आपके एग्जाम की जो सिलेबस है उसके अंदर यही लिखा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स एलिमेंट। तो हम इसी को ही आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपको यही पता होना चाहिए। When we talk of a contract, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स अप इज डिफाइन। हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने किसी के साथ में एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया। ठीक है, और जब आप उसके ऊपर लॉ को, मतलब कानून को बीच में ले आते हैं, कानून की फोर्सिबिलिटी ले आते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आप उसको फिर तोड़ नहीं सकते। अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, एग्रीमेंट को तोड़ा, तो आपको लीगली बाइंडिंग किया जाएगा, आपको जेल हो सकती है। अंडरस्टैंड। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट होता है क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ऑब्लिगेशन मतलब कि वो चीज तो करनी ही पड़ेगी एट एन एनी कॉस्ट। ओके, एक और डेफिनेशन की हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ उसको एनफोर्स करता है, मतलब फोर्स डालता है उसके ऊपर, मेड बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। या तो जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है बेसिकली 2 पर्सन्स के बीच में होता है या मोर देन 2 के बीच में होता है। कभी भी 1 पर्सन अपने आप से तो एग्रीमेंट करेगा नहीं। ओके, अपने आप से एग्रीमेंट भी नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है उसके अंदर 2 या मोर पर्सन्स होते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉ के द्वारा, लॉ उसको एनफोर्स करता है। ऑलराइट, तो बेसिकली जब भी एग्रीमेंट के अंदर एक नया पॉइंट ऐड हो जाता है, लीगली कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाता है, लीगली जब वो बाइंडिंग होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको आगे समझते हैं। अब द अबाउट डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक इट abundantly क्लियर दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। कि मतलब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर 2 चीज़ों को होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, उसके लिए कोई पार्टीज होनी चाहिए। उसके बाद एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक लॉ को एनफोर्स करने वाला, मतलब लॉ उसको एनफोर्स जरूर करना चाहिए। विदाउट लॉ एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं रहेगा, वो जस्ट सिंपल सा एग्रीमेंट हो सकता है। ऑलराइट, इसको हम आगे पढ़ने की फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, एग्रीमेंट और वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट क्या होता है। जो हमारे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होते हैं। ओके, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी आप एग्रीमेंट करते हैं ना, वो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं अगर उनको लॉ की सही मिल जाए तो। लेकिन जितने भी जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तो अपने आप से एग्रीमेंट बन ही जाएंगे। अंडरस्टैंड ये बात। तो ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एनफोर्सेबल बाय लॉ is a contract. It is clear that definition these 3 vital elements, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स 3 होने चाहिए। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ।
ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन एंड डिस्कस द इश्यूज ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में बार बार यही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये जो आपका मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे ऊपर जो ये जो पैराग्राफ बताया, ठीक है, आपकी बुक से ही मैंने लिया है, बेसिकली जो वीके पब्लिकेशन की बुक आती है वहीं से मैंने लिया है। तो ये जो पैराग्राफ फॉर्म है ना, ये पैराग्राफ फॉर्म में ही आपको लिखना है। इसके अंदर अगर आप पॉइंट बनाना चाहें तो यही कुछ पॉइंट्स बनते हैं, और बाकी आप अपने माइंड से कुछ भी क्रिएटिव इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात हम लॉ की करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ क्रिएटिव आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जैसा रहता है लॉ तो उसको वैसा ही हमने लिखना होता है। अंडरस्टैंड। देखिए, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको यहाँ पे। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट की वो समझा था, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट यही था कि एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद लॉज को बनाए। ठीक है, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा उसके अंदर तो एग्रीमेंट अपने आप ही शामिल हो जाएगा। तो इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझें तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आता है। अंडरस्टैंड। तो जो एलिमेंट्स रहते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वो कौन कौन से हो सकते हैं। एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ प्रपोजल, मतलब कुछ ना कुछ प्रपोजल वो देगा कि मेरी ये बात कर सकते हो। ए बोल रहा है बी को, कौन उसको कह रहा है कि क्या आप मुझे इस पर्टिकुलर आइटम की डिलीवरी कर सकते हो, तो वो उसको दे रहा है प्रपोजल। और बी उसको बोल रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, टाइम पर कर दूंगा, या जैसे भी वो टाइम सुटेबल टाइम अपना बता रहा है, तो वो उसको दे रहा है एक्सेप्टेंस। अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब जो पार्टनर जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं वो उसको करने के काबिल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बोल रहे हैं बी को क्या मेरे चांद तारे तोड़ के ला सकते हो, बी बोल रहा है हाँ मैं ला दूंगा। ये मतलब प्रपोजल दे रहे कि चांद तारे तोड़ के ला दोगे, बी कह रहे हाँ मैं ला दूंगा, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉम्पिटेंस नहीं है पार्टनर, मतलब बेसिकली पार्टीज जो है कॉम्पिटेंस नहीं है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करने, एग्रीमेंट को करने के। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए उन पार्टीज के बीच में। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टनर्स टू द, मतलब जो स्थितियां हैं परिस्थितियां वो भी सही होना चाहिए। उसके नेक्स्ट पॉइंट है वैलिड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है वैलिड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसा बोल दे, ए बी को बोल रहे कि जा मर्डर कर दे उसका, और बी बोल रहा हाँ मैं कर भी सकता हूँ, वो कॉम्पिटेंट भी है मतलब, ठीक है, लेकिन वो वैलिड नहीं है। वैलिड किसकी नज़र में नहीं है, लीगल लॉ की नज़र में वो वैलिड नहीं है। अंडरस्टैंड। फिर साथ में है अगला पॉइंट है इसके अंदर कंसिडरेशन। ए बोल रहे हैं बी को कि मुझे ये गुड्स डिलीवर कर दे, बी बोल रहा है हाँ मैं कर भी दूंगा, और उसके बस में भी है ये चीज़, वो कर भी सकता है, लेकिन वो उसके बदले कुछ पैसा नहीं चुका रहा है, तो वो एग्रीमेंट कैसे बन सकता है। वो फ्री में अगर उसको कर रहा है तो वो कुछ और कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब भी आप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब कि कुछ ना कुछ उसके बदले में उसको देना होगा। ठीक है, मनी हो सकती है या फिर बार्टर सिस्टम में आप जानते हैं, तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ वस्तु देनी होगी। ओके। फिर है एग्रीमेंट इज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। लॉ उसको ये नहीं कहते कि ये तो बेकार है एग्रीमेंट। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे कि वॉइड बाय लॉ कैसे होता है। एग्रीमेंट बीइंग रिटन वेरीफाइड रजिस्टर्ड, जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है, वेरीफाइड हो सकता है। एग्रीमेंट बीइंग एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ उसको एनफोर्स करिए, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे इसने एक्सप्लेन कर रखा है एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। जब भी एग्रीमेंट की आप बात करते हैं, सिंपल से जब एग्रीमेंट आप बनाते हैं तो ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि लॉ उसको एनफोर्सिबिलिटी दे। अगर एग्रीमेंट के साथ में लॉ जुड़ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑल राइट, ये पूरा डेफिनेशन दे रखा है, वो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इनिशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड जो हम वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी जिसको हम वैलिड बोलते हैं, लाइक जैसे आप अपना नेट पैक का रिचार्ज करवाते हैं वो 28 डेज का होता है, या समहाउ नेक्स्ट उसका 84 डेज का होता है। ठीक है, आप जब भी रिचार्ज आप कराते हैं, लाइक 28 डेज का आपने कराया, ठीक है, तो वो जो 28 डेज का रिचार्ज कराया वो जब तक ही चलेगा, वो 25th डे पे एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, वो वैलिड तब तक ही रहेगा। इन केस वो पहले से अगर खत्म
और एंड हो जाता है अपने आप से, तो आप कस्टमर केयर को बोल सकते हैं कि भाई मैंने वैलिडिटी ली थी 28 की, तो आप इससे पहले खर्च खत्म कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैलिडिटी का मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रही थी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट पे एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए कि आप उसको प्रपोजल दें और वो उसको एक्सेप्टेंस भी दे। ठीक है, तो 2 पार्टीज होने चाहिए बेसिकली, 2 या 2 मोर देन 2 होने चाहिए। ऑल राइट। फिर है नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी, जो अभी ऊपर पढ़ा था, कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए भाई उसको करने के लिए, कि चांद सितारे बोल दिया वो ला तो सकता नहीं, तो वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कॉन्सेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो फ्रीली माइंड से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए ने बी को सर पे बंदूक रख दी और बोल दिया कि भाई मेरा एक काम कर, तो वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि उसको जोर जबरदस्ती की करवाया जाए। ठीक है, तो पार्टीज आर सेड टू बी सेम माइंड पे बात होनी चाहिए व्हेन दे एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, मतलब सेम बात पे ही वो एग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर इनिशियल फीचर एक्सपेक्ट फॉर स्पेशल केस। जब तक कोई स्पेशल केस की बात ना हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज टू एन ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्ट होता है कि वो रीजन है व्हेन एंड एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और ऑब्टेन फॉर डूइंग, मतलब वो जो वर्क आप जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन आपका होना ही चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें, नेक्स्ट है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट आप शामिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कर रखा है, बता रखा कि ये तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट में भी वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो बाय द वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है या फिर राइटिंग में भी हो सकता है, या तो आप उसको बोलकर या लिखकर उसको कर सकते हैं। एज पर लॉ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा लॉ है 1872 जो हमारा लॉ है, एक्ट है, इसके अंदर ऐसा कहीं पर भी स्पेसिफिक नहीं है कि आप जो अपना एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखित में करें या फिर ओरली करें। ठीक है, आप दोनों ही तरीकों से इक्वल कर सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म्ड, मतलब जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली उसको आप कंफर्म कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये था, आपका जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं वो वैग्यू नहीं होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, इनिशियल एलिमेंट्स थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने ही चाहिए, जिनके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपके कुछ पॉइंट्स मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी आएगी, आज या कल में आ जाएगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसको जल्दी से देख पाएँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कोई ज़्यादा वीडियोस आपके हैं नहीं और क्लासेस तो आपकी ज़्यादा लगती भी नहीं है, तो ये आई थिंक अच्छा सोर्स हो सकता है आपके एजुकेशन का, जो आपको ईजी करवा पाएगा आपके एग्जाम्स को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।